हाय एवरीवन। जितने भी मेरे साथी मेरे से जुड़े हुए हैं इस सीरीज़ में, जो अभी कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, बहुत कम है वो संख्या। बट इन फ्यूचर आप अगर ये सीरीज़ देख रहे हो तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आपके लिए जीएस की एक रेमेडी साबित हो सकती है। तो आई अर्ज यू ऑल कि आप मेरे साथ बने रहें, अपने दोस्तों तक ये जो अपनी सीरीज़ है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक या हमारे चैनल का लिंक उन तक पहुंचाएं, ताकि वो भी ये वीडियो देखें और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना जीएस का जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो चलिए, आज 6th क्लास के साइंस की जो बुक है क्यूरियोसिटी, उसका 5th चैप्टर आज हमारा टॉपिक है। और क्या है वो? मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे लेंथ के मेजरमेंट और जो डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस होते हैं उसके बारे में। बहुत छोटी सी वीडियो होगी, कोई लंबी वीडियो नहीं होगी, बेसिक सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, वो आपको बता देता हूँ। देखो, सिंपल सी एक चीज़ ये है कि भाई पुराने टाइम से, जैसे अब तो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई या हमने कुछ चीज़ें ईजाद कर ली जो हम मापने के लिए, लेंथ को मापने के लिए यूज़ करते हैं। पहले कैसे करते थे? जैसे ये है, हरियाणवी में इनको बिलात बोलते हैं, जबकि किसी और लैंग्वेज में इसको बोलते हैं बालिस्ट। तो ऐसे मापा जाता था, या अंगुल, जो हाथ है, हाथ की उंगलियों को अंगुल बोल के उनसे मापा जाता था। जैसे यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं अंगुला, फिंगर विड्थ, मल्टीपल ऑफ अंगुला, धनुषा, योजना, ये अलग अलग यूनिट्स थी जिससे एंशियंट इंडिया में मापा जाता था, जो कि लिटरेचर में मेंशन है। ठीक है, अंगुला तो आज भी यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पर्सन लाइक कारपेंटर्स और टेलर्स द्वारा। और कुछ ऐसे रूल्ड, मतलब जिन पे मार्किंग है, ऐसे ऐसे जो स्केल्स हैं वो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी मिले हैं। इसका मतलब उस टाइम भी लेंथ को मापने के लिए अलग अलग यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, लेंथ को क्या, किसी भी चीज़ की अगर यूनिट है उसको इंटरनेशनलाइज किया गया है, तो वो किसके द्वारा किया गया है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ऐसा यूनिट्स बोलते हैं। ऐसा क्यों हुआ? अब मान लो हम इंडिया में अंगुलों से माप रहे हैं, कहीं बाहर कोई मान लो लेंथ की बात कर रहा हूँ तो कोई फिट में माप रहा है, कोई सेंटीमीटर में माप रहा है, कोई मीटर में, कोई किलोमीटर में, बहुत अलग अलग यूनिट्स होती थी। इस वजह से क्या हुआ कि सभी देश एक टेबल पर आकर उन्होंने डिसाइड किया कि हम सभी के लिए एक कॉमन सिस्टम बनाएंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा? जैसे ऐसा ही यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर। अब किसी भी देश में कोई भी चीज़ मापेंगे तो जैसे जूते का साइज़ है, अब यूके यूएस करके लिख के आता है। मान लो जहाँ पे यूके का साइज़ आदमी के, मतलब पैर के हिसाब से फिट है, तो वो आगे जाके भी किसी बाहर से एक्सपोर्ट करवाता है, इंपोर्ट करवाता है, तो उसको ये पता रहेगा कि यूके का मेरा इतना नंबर का जूता आता है। तो वो स्टैंडर्डाइज सिस्टम है वहाँ भी और यहाँ भी। अब इसीलिए ऐसा यूनिट बनाई गई। अभी जैसे मीटर है, बाहर भी किसी भी चीज़ को मापेंगे तो मीटर में आएगा, हमारे यहाँ भी मीटर में ही चलेगा ऐसा यूनिट। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये तो 1 मीटर का स्केल है, ये आप देख पा रहे हैं। इसमें छोटे छोटे जो डिवीजन है, 100 इक्वल डिवीजन है, तो वो सेंटीमीटर के हैं। ये हमारे स्कूल में हम, या हमारी क्लासेस में हम यूज़ करते हैं छोटा स्केल 15 सेंटीमीटर का, दोनों साइड सेंटीमीटर हैं, आप देख सकते हैं। तो उनके बीच में जो ये डिवीजन्स हैं, 10 डिवीज़न हैं, ये किस चीज़ के हैं? मिलीमीटर के हैं। मीन्स 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। अच्छा, कोई बड़ी चीज़ मापनी है तो कैसे? स्केल को बड़ा कर दिया है, तो स्केल बड़ा करने पे वो किस चीज़ में मापी जाएगी? किलोमीटर में। ठीक, अब दिखाया हुआ है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये भी आप पता कर सकते हैं कि 1 इंच में, जैसे कई ऐसे स्केल्स हैं जहाँ पे एक साइड सेंटीमीटर होता है, एक साइड इंच होता है, तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये भी आपके कभी काम आ सकता है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। मापने का तरीका, स्केल बिल्कुल सीधा होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा होगा तो हम सही से माप नहीं पाएंगे। जो स्केल मापने का तरीका क्या है, हम बिल्कुल ऐसे देखेंगे तो ही वो सही दिखेगा, मापा जाएगा। ए के हिसाब से देखेंगे, सी के हिसाब से देखेंगे तो बिल्कुल गलत आपकी रीडिंग आएगी। ठीक है, अब जो एसआई यूनिट है या जो भी यूनिट है हम यूज़ कर रहे हैं, एसआई यूनिट तो हमें पता चली कि मीटर है, लेकिन अब लेंथ के हिसाब से अगर कोई बहुत छोटी चीज़ है, कोई बहुत छोटी लेंथ है, उसको हम किलोमीटर में मापेंगे तो कोई बेनिफिट थोड़े है हमें, कोई मतलब ईजी नहीं रहेगा। वो किलोमीटर में हम उसको कन्वर्ट करेंगे, कोई 10 मिलीमीटर की चीज़ रहेगी तो अलग अलग यूनिट्स यूज़ होती हैं, जैसे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। उनको लिखने का भी एक तरीका है। लिखने का तरीका देखो, जो ये सामने आपके लिखा हुआ है ये सब, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें क्या लिखा है कि भाई आपको एस नहीं लगाना। वैसे आपको सही बताऊं तो ये इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट है उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि इंग्लिश में ऐसी छोटी छोटी एरर आती हैं
जो कि यहाँ पे बताई हुई है कि भाई आपके सिंबल्स के साथ एस नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल नहीं होता, कभी उसके पीछे फुल स्टॉप नहीं लगेगा बशर्ते वो बस सेंटेंस के लास्ट में ना आया हो। सेंटेंस के लास्ट में आया हो तो फुल स्टॉप तो लगना ही है। और जो आप नंबर लिखते हैं, मान लो 10 किलोमीटर लिखना है तो बीच में स्पेस देना है किलोमीटर, ऐसा नहीं है कि 10 साथ में किलोमीटर लिख दिया, नहीं, बीच में स्पेस होना चाहिए। ठीक, ये भी लिखने का तरीका भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब बात हो रही है यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट की, क्यों? क्योंकि जो लेंथ की बात थी वो ज़्यादातर हो चुकी है, अब हम मोशन की बात करेंगे, या लेंथ में भी ये चीज़ काम आती है। जैसे व्हेन डिस्टेंस इज स्टेटेड विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और पॉइंट देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड ए रेफरेंस पॉइंट। हम कोई भी चीज़ मापते हैं, कोई भी चीज़ मापते हैं या देखते हैं, वो किसी एक पॉइंट के कंपैरिजन में ही देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एक टेबल का लेंथ है, जो वो लंबी वाली जो लेंथ होती है वो मापनी है, तो कहीं ना कहीं तो आप जो टेप है, इंची टेप बोलते हैं अपने यहाँ पे, मीटर टेप बोलते हैं कई जगह पे, तो उसको कहीं ना कहीं तो रखेंगे ना शुरू में। तो शुरू में जहाँ रखते हैं वो एक रेफरेंस पॉइंट है कि भाई यहाँ से हमने शुरू की है लेंथ मापनी और फिर वहाँ तक भाई इतना बना, तो उसे बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि वो एक फिक्स पॉइंट हमें मानना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सॉरी मान लो हम दिल्ली जा रहे हैं, हम यहाँ हैं, अब दिल्ली को फिक्स पॉइंट मान लिया, मीन्स दिस इज़ द रेफरेंस पॉइंट। अब हम जब यहाँ पहुँच गए तो हमने देखा कि हमने 10 किलोमीटर कवर कर लिए, 70 किलोमीटर पहले बचे थे, अब 60 बचे हैं, तो किसके कंपैरिजन में? रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में। फिर आगे बढ़े, 50 किलोमीटर बच गए, किसके कंपैरिजन में? रेफरेंस पॉइंट। 40, 30, 20, 10, जब हम 0 पहुँच जाएंगे तो इसका मतलब हम रेफरेंस पॉइंट पर पहुँच चुके हैं। तो ये रेफरेंस पॉइंट की वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, वो बहुत ज़रूरी है। अब देखो, an object is said to be in motion if its position changes with respect to the reference point with time. If an object is not changing its position with respect to the reference point with time, it is said to be at rest. अब देखो, कोई पॉइंट हमने मान लिया कि ये कोई पॉइंट है, अब हमारी पोजीशन उसके कंपैरिजन में, मान लो पहले हम यहाँ थे, फिर हम यहाँ पहुँच गए, अब इस पॉइंट के लिए पहले तो हम यहाँ थे, लेकिन अब हम यहाँ पहुँच गए, टाइम के साथ हमने पोजीशन चेंज कर ली इस पॉइंट के रेफरेंस में, तो इट मीन्स हम मोशन में हैं। लेकिन ये पॉइंट यहाँ था और हम यहाँ थे, 5 मिनट बाद देखा तो ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया और ये यहाँ पहुँच गया, क्या इस पॉइंट के रेफरेंस में हमने पोजीशन चेंज की है? नहीं की, पहले भी इसके सामने थे, अब भी इसके सामने हैं। इट मीन्स हम इस पॉइंट के रेफरेंस में रेस्ट में हैं, या फिर ये बोल सकते हैं ये पॉइंट हमारे रेफरेंस में रेस्ट में। अब यही बात यहाँ पे मेंशन की गई है कि एक दीपा लड़की है हरियाणा से, वो मान लो दिल्ली जा रही है बस में और भी पैसेंजर हैं, तो उसने क्या किया कि जो बस में कोई दूसरे पैसेंजर थे, किसी एक पैसेंजर को या खुद को रेफरेंस पॉइंट मान लिया, और उसने देखा कि जो दूसरे पैसेंजर्स हैं उनकी पोजीशन 10 मिनट पहले भी वही थी जहां वो बैठी है, उससे उतनी दूर बैठे थे, 10 मिनट बाद भी उतनी ही दूर बैठे हैं, और 1 घंटे बाद भी वो इतनी ही दूर बैठे हैं। इट मीन्स वो पैसेंजर दीपा के रेफरेंस में या उसके कंपैरिजन में किस में है? रेस्ट में। क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम के साथ दीपा के साथ पोजीशन चेंज नहीं की, या कोई चेंज नहीं आया उनकी पोजीशन में। वहीं पे फिर दीपा ने क्या सोचा कि अब मैं रेफरेंस पॉइंट नहीं बनती, अब मैं बनूंगी रेफरेंस पॉइंट। उसने बाहर एक दूर कोई आगे बिल्डिंग दिख रही थी बड़ी सुंदर सी, तो उसने उस बिल्डिंग को रेफरेंस पॉइंट मान लिया। फिर उसने देखा कि 5 मिनट बाद बस उस बिल्डिंग के सामने पहुंच गई। अब वो 5 मिनट पहले तो इतनी दूर थी कि उसने, दीपा ने खिड़की से मुंह निकाल के उसको रेफरेंस पॉइंट माना था, और 5 मिनट बाद उसके सामने पहुंच गई। इट मीन्स टाइम के साथ, मीन्स 5 मिनट में पोजीशन चेंज हो गई दीपा की विद रेफरेंस टू द रेफरेंस पॉइंट। इट मीन्स दीपा इज एट मोशन विद रिस्पेक्ट टू दैट बिल्डिंग। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट से ही सारी चीज़ें चेंज होती हैं। बाकी जो लिखा हुआ था वो पढ़ के आप समझ सकते हैं, वही है जो चीज़ जो मैंने आपको समझाई। फिर मोशन भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या है कि जो एक ही लाइन में होता हो, जैसे ये धक्का दे रहा है लड़का इसको, बॉक्स को, तो ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे ये ऊपर तो जाएगा नहीं, ना ही नीचे जाएगा, ये इसी लाइन में जाएगा। जैसे हाथ से छोड़ा तो ये रबड़ ऐसे टेढ़ा नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो ये लीनियर मोशन है। ये भी लीनियर मोशन है। ये सामने जा रही है लड़कियां, ये भी एक लीनियर मोशन है। तो ये लीनियर मोशन के एग्जांपल है। फिर उसके बाद आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है? मतलब भाई पूरा कंप्लीट एक सर्कल बना रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे बना रहे हैं तो कंप्लीट सर्कल हो रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन है। जैसे अब ये लड़की बैठी है, ये घूम के पूरा एक चक्कर काट के फिर से यहाँ पहुँच जाएगी, फिर से एक चक्कर काट के यहाँ पहुँच जाएगी, तो वो सर्कुलर मोशन में वो घूमते रहेंगे। लड़की पत्थर को बांध के घुमा रही है, वो भी एक सर्कुलर मोशन है। फिर बात करते हैं हम ओसिलेटरी मोशन। अब जो ये
झूला झूल रहा है लड़का, पहले यहाँ तक जाएगा, फिर ये पीछे तक जाएगा, पीछे जाने के बाद एक पॉइंट के बाद रुक के फिर से वापस यहाँ तक जाएगा, फिर वापस यहाँ तक जाएगा। तो ये क्या है, टू, एक साइड का हम बोल देते हैं टू, और इधर का फ्रो, टू एंड फ्रो, ये ऐसे झूलता रहेगा इन पोजीशंस के बीच में। तो टू एंड फ्रो मोशन है। सो जैसे ये भी है, इन्होंने पूरा अगर जोर लगा के घुमाएंगे तो ये पूरा सर्कल हो जाएगा, तो सर्कुलर मोशन आ गया। लेकिन थोड़ा कम जोर लगाया तो क्या हुआ कि ये जो इरेजर है यहाँ तक गया, फिर यहाँ से वापस यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ पहुँचने के बाद कहीं एक जगह जाके रेस्ट पे आ गया, लेकिन फिर से ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे चला गया। तो ये टू एंड फ्रो मोशन है, उसको बोलते हैं ओसिलेटरी मोशन। जैसे ओसिलेटरी मोशन है, ये स्केल है, स्केल को हमने पकड़ के हिला दिया तो वो एक बार यहाँ तक जाएगा और यहाँ तक जाएगा, ओसिलेटरी मोशन बोलते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, एक मोशन को पीरियोडिक भी बोलते हैं। पीरियोडिक कैसे, कि भी एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो मोशन है या जो चीज़ है वो अपना पाथ रिपीट करे। जैसे एक सर्कुलर मोशन है, ये मैंने एक चीज़ घुमाई और यहाँ पे आके इसने एक सर्कल कंप्लीट कर लिया, लेकिन मैं फिर से सेम जोर लगा के घुमाया, ये घूम के फिर यहाँ पे आ गया। मीन्स एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे ये ऐसे इस पोजीशन को क्रॉस कर रहा है। इट मीन्स ये मोशन पीरियोडिक है, एक पीरियड के बाद वो पूरा हो रहा है मोशन। ठीक, ऐसे ही आपका ओसिलेटरी मोशन है, कोई चीज़ यहाँ लटकाई हुई है, फिर एक बार यहाँ जाएगी, फिर वापस यहाँ आ जाएगी, और फिर फिक्स इंटरवल के टाइम के बाद यहाँ पहुँच जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, तो चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल है, सर्कुलर मोशन का है, ये लीनियर मोशन का है, ये टू एंड फ्रो है, ऊपर नीचे जाएंगे, तो ये ओसिलेटरी मोशन का है, ये सर्कुलर मोशन का, ये कंप्लीट ऐसे अपना रस्सी घुमाएगा, ये लीनियर मोशन का है, और ये टू एंड फ्रो है, ये आपका ओसिलेटरी मोशन का है। ठीक, आई होप हाँ, यहाँ पे हमारा आज का जो ये क्लास है ख़त्म होती है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करी है, और यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको समझने में हेल्प करेंगी। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।